तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहा ना ये मोरा। बदला ना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मंजिलें मंजर हैं, बदलती रहती हैं, मिल जाएं तो फिर अपनी कहाँ रहती हैं। बहुत खूब। जब छू लेते हैं इन्हें तो आगे बढ़ जाते हैं, हम मंजिल से नहीं राहों से रिश्ता निभाते। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा गुप्ता हमेशा की तरह आपके साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं गिन्नी दीवान, जो कि चंडीगढ़ से स्टडी करके फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर बॉम्बे, यानी कि यहाँ से आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद जिन्होंने दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की जॉब से शुरुआत करके फिर एक गानों का सफ़र यानी गीत लिखने का, फिल्मों में गीत लिखने का सफ़र तय किया और साथ साथ वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। OTT प्लेटफॉर्म जो आजकल फेमस प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसमें रिलीज़ होने वाली मूवीज़ में इन्होंने गाने भी लिखे हैं। तो आइए उनके इस सफ़र के बारे में उनसे ही बात करेंगे और गिन्नी जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार गिन्नी जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कि ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र तो एक्सीडेंटल शुरुआत थी मेरे लिए भी, बिकॉज़ मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर पहुँचूँगी या यहाँ पर एक नई दिशा में सफ़र करने चलूँगी। तो मैं कब से एडवर्टाइजिंग फील्ड में थी। मुझे तकरीबन 2 डेकेड से ज़्यादा हो गए हैं एडवर्टाइजिंग में जी। यहाँ से जब मैंने आर्ट कॉलेज कर लिया, उसके बाद मैंने जाकर दिल्ली में एक एड एजेंसी में काम चालू करना, FCB उल्का के नाम से, वहाँ पर मैंने काम चालू किया। लेकिन जहाँ तक लिखने का सवाल है, मैं 8th क्लास से चुपके चुपके पोइट्री लिखती थी। लेकिन वो जो पोइट्री होती थी वो तब भी और अब भी मेरे लिए एक वेंट होती थी अपनी इमोशंस के लिए। तो मेरे को लिखना इसलिए पसंद था क्योंकि जब भी कुछ छू जाता था तो मैं उसको लफ्ज़ों में उतार लेती थी और कभी तस्वीरों में, क्योंकि आर्ट कॉलेज का बैकग्राउंड था। तो वो दोनों मीडियम्स मेरे लिए मुझे अच्छे लगते थे उनको इस्तेमाल करना एज अ वेंट। और जब मैं मुंबई पहुंची तब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रही थी राजा मेनन के साथ, और उनके साथ पता नहीं कैसे हिम्मत आई और उन दिनों में मेरा लिखना भी बढ़ गया था। तो कुछ कॉन्फिडेंस आया और मैंने अपनी लिखाई उनसे शेयर करनी शुरू की। यहाँ पर मेरा लिखाई का सफ़र शुरू हुआ था जी। गिन्नी जी, जैसे कि आप अभी बता रही हैं कि राजा मेनन जी के से आपका मिलना हुआ, तो हमारे दर्शकों को आप राजा मेनन जी के बारे में बताइए। सर, राजा जो हैं वो बहुत सारी फिल्में कर चुके थे पहले भी, बस यूं ही और 12 आने। और फिर उस वक्त जब मैं उन्हें मिली थी तब वो एयरलिफ्ट पे काम कर रहे थे जी। और आप सब लोग जानते हैं कि एयरलिफ्ट बहुत ही बड़ी हिट हुई थी जी। तब उन्होंने मुझे एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया था लिरिक्स राइटिंग प्लेटफॉर्म से, और उनके लिए हमने कुछ गाने भी बनाने की कोशिश की थी। तब मुझे इसका एक्सपीरियंस बना था कि हाँ, गाना लिखना होता क्या है। बिकॉज गाना लिखना एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है फ्रॉम राइटिंग अ पोएट्री, बिकॉज उसमें आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लय का ख्याल रखना पड़ता है, मीटर का ख्याल रखना पड़ता है, सिलेबल्स का ख्याल रखना पड़ता है। ये सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं है, उसमें सिर्फ पोइट्री नहीं होती, बट उसके अंदर टेक्निक भी बहुत आती है। तो अभी भी मैं इस टेक्निक को सीख रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने इसको पकड़ लिया है, बट जितना भी है मेरे को ये करने में अब अच्छा लगता है। सो इस तरह से मेरा सफ़र बढ़ता ही जा रहा है। जब आपने शुरू में लिखना स्टार्ट किया था तो उस समय आपको कैसा अनुभव था? क्या कभी ऐसा भी लगा कि नहीं, मैं नहीं लिख सकती, मैं पोइट्री में ही ठीक हूँ? पता नहीं, एक जुनून था तब। ऐसा नहीं लगा कि मैं, हर एक गाना चैलेंज लगता था और वो चैलेंज एक्सेप्ट करने में और मज़ा आता था। और फिर धीरे धीरे खुद पे कॉन्फिडेंस बनने लग गया और इस तरह से मैंने डुबकी ले ली। तो पहला गाना कौन सा था आपका? तो राजा के लिए ही मैंने जब गाना लिखे थे तो एक एक करके हमने 5 गाने लिखे थे उस फिल्म के लिए। अनफॉर्चुनेटली दे कुड नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। बट हाँ, उसके बाद मैंने बागी के लिए गाना लिखा। तो बागी 2 में मेरे 2 गाने थे। एक तो गेट रेडी टू फाइट था और एक वहाँ उनके जो डायरेक्टर हैं अहमद भाई, उन्होंने बोला था कि मुंडिया तो बच के रही का हिंदी वर्जन करने के लिए। तो वो गाना लिखा था। फिर उसके बाद आई थी बागी 3, तो उसमें भी गेट रेडी टू फाइट का ही
नया इंटरप्रिटेशन लिखना था तो वो लिखा था। फिर ऐसे चलते चलते जय मम्मी दी, और फिर OTT प्लेटफॉर्म में मिर्ज़ापुर तब हुआ। तो पहले मिर्ज़ापुर सीज़न में 3 गाने लिखे थे, जिनका अच्छा रिस्पांस मिलने से वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मिर्ज़ापुर 2 में हमसे 6 गाने बनवाए थे। तो वो गानों की थोड़ी थोड़ी पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन से गाने थे, ताकि वो जान पाए। एक जो मेरा बहुत ख़ास फेवरेट जिसे कहते हैं वो है वारू। वारू का जो गाना था वो इट्स अ लव सॉन्ग। तो उसमें अली ज़फ़र जब प्रपोज करते हैं तो वो उस गाने उस पे बेस था गाना। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहा ना ये मोरा, बदला ना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। क्या बात है, सो मेलोडियस एंड ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। एक तो होता है कि हम कविता लिख रहे हैं तो हम अपने भावों को उकेर रहे हैं, जो हमारे मन के भाव हैं, लेकिन एक बार हमें टॉपिक दिया जाता है कि आपने इस टॉपिक पे लिखना है, तो कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो आप कैसे उस जोन में जाती हैं? सो मैं अपने आप को कैरेक्टर आर्टिस्ट मानती हूँ। मैं अपने आप को कहीं और तुलना नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है जो गाने लिखे जाते हैं उनका काम होता है उस सिचुएशन को उभारना, उस सिचुएशन का साथ देना, और जहाँ पर सिचुएशन कुछ कह नहीं रही गानों के थ्रू उसको अभिव्यक्त करना। तो हमारा अकेले में कोई एंटिटी नहीं होता, गानों को हर चीज़ को आगे बढ़ाने का काम होता है। तो इसीलिए जब मिर्ज़ापुर में अगर आप देखेंगे तो उसमें हर जॉनर का आप गाना पाएंगे। वहाँ पर एक लव सॉन्ग वारू भी है, तो वहाँ मुन्ना रैप भी देखेंगे, और उसके अंदर आप सब हो जाने दे एक वेरी सिडक्टिव सॉन्ग भी आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर मुझे हर तरह की चीज़, और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वहाँ पर भोजपुरी का इस्तेमाल किया गया है, यूपी की भाषा का। तो वहाँ मुझे थोड़ा अपने आप को ट्रेन करना पड़ा, क्योंकि इतना पंजाब से होते हुए मुझे वहाँ की भाषा इतनी आती नहीं थी। तो आपने किन किन कंपोजर्स के साथ काम किया है और किस कंपोजर के साथ आपका कंफर्ट जोन है? ओके, मैंने शुरुआत तो प्रणय के साथ की थी, प्रणय रिजिया, जिनके साथ मैंने बागी का काम किया था। फिर मैंने गौरव चैटर्जी के साथ काम किया, उनके साथ मेरी फिल्म में जो जय मम्मी दी में गाना रिलीज़ हुआ है। और इसके बाद मैंने जब मिर्ज़ापुर पे काम किया तो मैंने पूरी एल्बम आनंद के साथ की जी। तो आनंद के साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आनंद खुद भी एक राइटर है। वो सिर्फ कंपोज़र नहीं, वो सिंगर भी हैं। उनका अपना बैंड है आनंद भास्कर कलेक्टिव के नाम से। तो उनके साथ ये होता है कि आप कैसे भी कुछ लिखेंगे वो उसके हिसाब से अपनी ट्यून को उसको ऑल्टर करके रेट्रोफिट करेंगे अगर उनको आइडिया में दम लगता है। गौरव के साथ भी यही फ्रीडम है कि आपको उनकी गिवन स्पेस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कहीं पर बेहतरीन अल्फाज नज़र आएंगे तो वो अपने मेलोडी को उससे रेट्रोफिट कर लेते हैं। मगर हर तरह के कंपोजर्स होते हैं जिनको काम करने के लिए आपको भी एक तरह से एक्सपीरियंस होता है। राम संपत के लिए जब मैंने गाना लिखा था तो उनके साथ भी यही कंफर्ट था कि वो पहले लिखवाते हैं और बाद में कंपोज करते हैं। तो आपके पास एक तरह से एक पोएट का लिबर्टी आ जाता है। अब आपका ज़्यादा क्या लिखने का मन करता है, पोएट्री या गीत? पोएट्री मैं सिर्फ अपने लिए लिखती हूँ, और वो पोएट्री जो होती है वो दरअसल एक्सप्रेशन ऑफ, और क्या कह लीजिए, वेंट है। एक तरह से मेरे लिए वो वेंट है। हाँ, गाना जो है मुझे एज अ कमर्शियल एंगल ले लेता है, बिकॉज उसमें आपका मेथड भी आता है, टेक्निक आती है, उसमें कहीं बहुत अच्छी पोएट्री भी आती है। मगर जो पोएम्स हैं, एज पर पोएम्स जो मैं हमेशा से लिखती आई हूँ, वो अभी छूटेंगी नहीं। तो आप कोई अगर अपनी कोई कविता सुनाना चाहें? मैं आपको एक आध सुनाती हूँ अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ एक जर्नी है, और हम लोग को जर्नी में ही रहने का मज़ा आता है। हम कभी भी कहीं पहुँच जाएं तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो ये उसी पे मैंने लिखा है, क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ, आर्ट डायरेक्शन से राइटिंग में, फिर लिरिक्स राइटिंग में, तो ये एक जर्नी है मेरे लिए भी। बिल्कुल। सो
इसका उन्वान है मंजिल। हम मंजिल से नहीं राहों से रिश्ता निभाते हैं, बस वही तो हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं। मंजिलें मंजर हैं, बदलती रहती हैं, मिल जाएं तो फिर अपनी कहाँ रहती हैं। बहुत खूब। जब छू लेते हैं इन्हें तो आगे बढ़ जाते हैं। हम मंजिल से नहीं राहों से रिश्ता निभाते हैं। वाह क्या बात है। मंजिलें अचल हैं, खुद न जाती हैं कहीं, बस आवाज़ें दे देकर पास बुलाती हैं वहीं। रास्ते निरंतर चलते रहते हैं, चलाते हैं, कुछ खुद थकते हैं, कुछ थकाते हैं। गिरते पड़ते हर मोड़ पे एक नई सीख दे जाते हैं। हम मंजिल से नहीं राहों से रिश्ता निभाते हैं। बहुत खूब। मंजिलें आसमानी हैं, ठग लेती हैं कभी, सोचो जब ये हासिल है तब हो जाती है बेमानी। वेरी ट्रू। रास्ते न ख्वाब दिखाते ना ही शर्त लगाते हैं, जैसे जिस रूप में ढालो वैसे ही मुड़ जाते हैं। मेरी सोच के इन आईनों में अक्सर नजर ये आते हैं। हम मंजिल से नहीं राहों से रिश्ता निभाते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। असली मज़ा तो सफ़र में ही है। उस सफ़र को आपने बखूबी इसमें निभाया है कि जो रास्ते मज़ा देते हैं वो मंजिल नहीं देती। मंजिल पर पहुंच के कि अब और क्या, तो पिछला सफ़र ही याद आता है। बहुत ही खूबसूरत कविता गिन्नी जी। जो ये OTT प्लेटफॉर्म है आज जी, इस प्लेटफॉर्म को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर भी आपका काम हुआ है जी। उसके बारे में भी हमें बताएं। OTT प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से एक बहुत ही वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर एक इंसान को अपनी कला का, उसको दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। चाहे वो राइटर है या म्यूज़िक पर्सन है या एक्टर है, हर किसी को उसने एक तरह से एक जॉब दे दिया है। और OTT प्लेटफॉर्म की अपनी रेलेवेंस है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसको जिसके बारे में देखना है वो देख सकते हैं घर बैठे। और हमें भी लिखने के लिए इतने एवेन्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं एपिसोडिक भी है, तो इट्स ट्रू टू वन एपिसोड, जहाँ पर आप उसके अंदर उस हिसाब से गाना दे सकते हैं या स्टोरी दे सकते हैं। और वो शॉर्ट फिल्म्स के तौर पे भी है, तो जहाँ पर आपने अगर बहुत ज़्यादा खींचनी नहीं है, ये नहीं कि 2-3 घंटे की फिल्म है, उसमें ज़रूरी है लव सॉन्ग भी हो, ज़रूरी है कोई सैड सॉन्ग भी हो, उसमें से हर ज़रूरी निकल गया है। कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसी ज़िंदगी है वैसे ही वो दर्शाते हैं उसको बहुत ही खूबसूरती से ड्रामेटिकली पोर्ट्रे करके। अभी लेटली मैंने अनपॉज्ड में एक गाना लिखा था, जिसमें इन्होंने कोरोना टाइम के 5 फिल्म्स को कवर किया। अब तनिष्ठा चैटर्जी जो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी और ललित दुबे ने उस गाने को इनैक्ट किया था जी। तो उस गाने का नाम है बदरवा, और वो उसकी इतनी खूबसूरत स्टोरी थी कि जो लेडी अपने आप को, जो 60 साल की लेडी है, जो अकेली रहती है, अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर दिया है, और उसको एक स्पार्क दिखता है किसी और के थ्रू वो अपनी इमोशंस को रियलाइज करती है, एंड शी स्टार्ट्स टू लिव अगेन, शी स्टार्ट्स फीलिंग अगेन। उसने अपनी इमोशंस को फिर से हवा दी, तो ये गाना उसको अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल। सो ऐसी छोटी छोटी इमोशंस को भी पर लग जाते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में। गिन्नी जी, हमें अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और एक बात जो हमें ज़रूर बताइए कि एज ए लिरिसिस्ट किसी को भी इंडस्ट्री से क्या उम्मीद है? तो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी एक फिल्म आने वाली है ZEE5 पे, आफत इश्क। इट्स अ रोम कॉम, हॉरर फिल्म है, रोम कॉम है। और उसके अलावा बॉम्बे बेगम्स में मेरे 2 गाने आने वाले हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जिनका रिलीज डेट के हिसाब से फिर मैं आपको बिल्कुल मैम इन्फॉर्म रखूँगी। एंड मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लिरिसिस्ट हैं उनको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, और हमेशा ये होता है कि म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर, सिंगर सबके नाम वहाँ होते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। अगर हम उस स्टोरी का पार्ट हैं तो हमें भी उतना ही रिस्पेक्ट और क्रेडिट मिलना चाहिए। दिल से चैनल, सीमा जी आपका और आपकी टीम का मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।